नवनिर्वाचित विधायकों को आखिरकार जारी हुआ वेतन। 1,60,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से मिला वेतन। सरकार के गठन के बाद विधायकों ने किया लंबा इंतजार। वेतन जारी करवाने में भाजपा के सदस्यों का रहा प्रभाव। ताराकोट रोपवे के दौरान यहां विरोध में आंदोलन लगातार जारी। धर्मनगरी कटरा में आज भी दिखा बंद का असर। गिरफ्तार किए गए लोग अभी तक नहीं हुए रिहा। आज शाम को विधायक शुरू करेंगे भूख हड़ताल। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात किया गया बहाल। सिर्फ हल्के वाहनों को आवाजाही की मिली इजाजत। भारी वाहनों को फिलहाल नहीं दी जा रही अनुमति। 2 दिनों बाद यातायात बहाल होने से लोगों में राहत। और बर्फबारी से बनी भद्रवा मार्ग पर यातायात हुआ ठप। मौसम के करवट बदलने से कई सड़क मार्ग बाधित। बनी और मल्हार के कई इलाकों में 2 फीट तक बर्फबारी। तहसीलदार बनी की लोगों को एहतियात बरतने की सलाह। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों को लेकर। विधानसभा स्पीकर अब्दुल रहीम राठर के हस्तक्षेप के बाद नवनिर्वाचित 90 विधायकों को वेतन मिल गया है। हर विधायक को 1,60,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से वेतन दिया गया है और इसी में सभी भत्ते शामिल हैं। और सरकार के गठन के बाद से विधायकों को वेतन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा है। और गनीमत ये रही कि वेतन जारी करवाने में भाजपा के 29 सदस्यों का प्रभाव सबसे ज्यादा देखा गया। तो फिलहाल ये राहत भरी खबर बताते चले, जहां पर विधायकों को उनका वेतन जो है वो जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आप देखिए जिस तरह से विधानसभा के अंदर अब्दुल रहीम राठर के हस्तक्षेप के बाद जो नवनिर्वाचित 90 विधायक हैं उन्हें यहां पर वेतन मिल गया है। तो चलिए सीधा संपर्क करेंगे। इस वक्त हमारे सीनियर सहयोगी विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, जिस तरह से एक बड़ी राहत ही कहा जाएगा इसे, क्योंकि वेतन जारी हो गया है। बिल्कुल आशा, आपने ठीक है। वेतन सबका राइट रहता है। वो 16 अक्टूबर को सरकार का गठन हुआ था, यानी शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। और 16 अक्टूबर से देखिए 16 नवंबर, अब दिसंबर आ चुका है, तो 2 महीने का वेतन एक साथ मिला है। और इसमें शायद जो माना जा रहा है कि 29 विधायक जो थे बीजेपी के थे, उनका भी प्रभाव रहा होगा। और अब्दुल रहीम राठर जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इंटरवेन किया था और सरकार से कहा था कि विधायकों को वेतन की जरूरत है। 1,60,000 में ही सारे पर्क्स आ जाते हैं। उनका जो इंश्योरेंस होता है, जो इनका टेलीफोन का खर्चा होता है, टीए डीए होता है, वो सारा उनके इनकॉर्पोरेट हो जाता है। जी आशा। लेकिन उसके साथ साथ अब विनोद जी, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए काम करने की जरूरत है, रोड मैप तैयार करने की जरूरत है। क्या लगता है कि आम जनता को राहत कब तक मिलेगी? बिल्कुल आशा, ठीक कहा आपने कि एक लंबा इंतजार किया। 2014 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, 2018 को सरकार गिरती है, फिर 2024 में चुनाव होते हैं। चुनाव में खुलकर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि अपनी पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी। पॉपुलर गवर्नमेंट आती है और एक उम्मीद जगती है पब्लिक की कि हम अपने ग्रीवियंसेस, अपनी समस्याएं उनके पटल पर रखेंगे और वो इन समस्याओं का निर्धारण करेंगे। लेकिन निवारण इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि पहले गवर्नमेंट चल रही है, एक तरफ एलजी की गवर्नमेंट चल रही है, एक चुनी हुई गवर्नमेंट चल रही है। अभी जैसे राहत मिलनी चाहिए पब्लिक को, वैसी राहत नहीं मिल रही है। लेकिन 2 पावर सेंटर्स की बात हो रही थी विनोद जी, उसके बाद यहाँ पर बिजनेस रूल्स को लेकर बात थी, अभी तक वो भी जारी नहीं हो पाया। स्टेट रूट को लेकर बड़ा मुद्दा गर्माता चला गया, लेकिन जानकार ये कह रहे थे कि अब तो बिजनेस रूल्स की बात हो रही है, तो स्टेट रूट तो अब बहुत दूर की बात हो गई। लेकिन फिलहाल ये बड़ी बात जरूर कही गई उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी कि कहीं ना कहीं परेशानियां जरूर आ रही हैं स्टेट रूट के बिना। क्या लगता है कि अब इस पर भी किस तरह से काम होना चाहिए? देखिए आशा, जब भी कोई नया रजीम आता है, मैं साधारण सी एग्जांपल देता हूं। पहले सेल टैक्स था, फिर वैल्यू एडिड टैक्स आ गया, वैट। सेल्स टैक्स से वैट पर जाने में दिक्कत आई थी लोगों को, उनको काम करने में दिक्कत आ रही। फिर उसके बाद जीएसटी आया। जैसे जैसे रजीम चेंज होती है, अब हम यूटी में पहली बार सरकार बनी है, उमर अब्दुल्ला यूटी के पहले चीफ मिनिस्टर हैं। यूटी का कार्यक्षेत्र क्या होता है, अधिकार क्या होते हैं, इस पर जरूर एक चिंता करने की विषय है। और दूसरी बड़ी बात है कि स्टेटहुड का दावा किया हुआ है। स्टेटहुड का वादा जो है प्रधानमंत्री ने हाल ही में श्रीनगर में भी किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा था कि पहले डिलिमिटेशन कमीशन होगा, उसकी रिकमेंडेशन आने के बाद विधानसभा के चुनाव करवाए जाएंगे, विधानसभा के चुनाव के बाद ही एप्रोप्रिएट टाइम पर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने जो हल्फनामा दिया उसमें यह लिखा है कि एप्रोप्रिएट टाइम पर
स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। और पहली कैबिनेट जो हुई थी 18 अक्टूबर को पहली कैबिनेट होती है, उसमें भी जो जम्मू कश्मीर की काबीना है उस पर मुहर लगा के भेजती है कि हमें स्टेटहुड चाहिए। और खुद उमर अब्दुल्ला दिल्ली में जाकर के प्रधानमंत्री से भी मिलते हैं, गृह मंत्री से भी मिलते हैं, निर्मला सीतारमन से भी मिलते हैं, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है। तो हो सकता है 90 विधायकों का वेतन जारी हो गया है और इस बीच में यहाँ पर मुद्दे काफी तरीके से हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, डेली वेजर्स का मुद्दा, लोगों की मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा, और इस बीच में लगातार नौकरियों को लेकर भी आपने देखा जो पहले हाल ही के समय में 575 पोस्टें यहाँ टीचर्स की जो निकाली गई थी वो कहीं ना कहीं सवालिए घेरे पर आ गई। उस पर भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि आपको तो राहत मिल गई लेकिन जनता को जितनी जल्दी अब राहत मिल जाए तो इस पर सोच विचार करना और काम करने की जरूरत है। बिल्कुल आशा, आपने ठीक कहा। जो लेक्चरर्स की पोस्ट है उसको लेकर के अभी भी स्टूडेंट, खासतौर पर भाजपा का जो विद्यार्थी विंग है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आज भी वो प्रोटेस्ट कर रहा है कि जो डोगरी और हिंदी और संस्कृत है उनको ड्यू शेयर नहीं मिला है। उसके अलावा हम डेली वेजर्स की बात करते हैं। जब डेली वेजर सड़कों पर थे, भाजपा के मुख्यालय के बाहर रहते थे, तब ये कांग्रेस हो, एनसी हो, ये सब लोग उनके समर्थन में खड़े रहते थे कि इतना दो डबल इंजन की सरकार है तब भी ये रेगुलराइज नहीं कर पा रहे। भ्रष्टाचार का मुद्दा पहले से है, बेरोजगारी का मुद्दा पहले से है, उसको कैसे रिजॉल्व करना है ऐसा कोई रोड मैप इन्होंने दिखाया नहीं है। शुरू में ही ये बिल पास किया कि हमें अपना स्टेटस चाहिए, जो पहले वाला स्टेटस था, या फिर स्टेटहुड का ये बात की। जो सिलेंडर फ्री में देने हैं वो कहाँ से देने हैं, 200 यूनिट बिजली कहाँ से देनी है, उस पर किसी तरह की चर्चा नहीं हो रही है। ठीक है विनोद जी, लेकिन सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है ना कि जिस तरह से डेली वेजर्स ने भी आरोप लगाया था कि अपने भत्ते की बात आती है, अपने वेतन की बात आती है तो खुलकर सब लोग एकजुट हो जाते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन अब जब डेली वेजर्स का भी मुद्दा आता है तो वहां पर भी एकजुट होने की जरूरत है। और जिस तरह से आपने बिजली की बात की है, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि 100% अगर मीटरिंग होती है तो उसके बाद आगे की कार्रवाई को शुरू किया जा सकता है। तो सवाल तो सीधे तौर पर उन्होंने केंद्र सरकार पर ही दाग दिया, क्योंकि फंड्स तो वहीं से आने हैं। फिर आप अगर फंड्स वहां से आने हैं तो मुझे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट को या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस पर कोई ना कोई सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि जब आप मैनिफेस्टो बनाते हैं उस मैनिफेस्टो में ये भी रोड मैप होना चाहिए कि आप जो रेवड़ियां बांट रहे हैं उस रेवड़ियों को खरीदने के लिए आपके पास पैसा कहां से आएगा, स्टेट एक्सट्रेक्चर से पैसा आप खर्च कर सकते हैं क्या? मुझे लगता है कि इस पर भी बहस होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन एक सवाल जरूर रखा गया था कि जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर एक बड़ा आश्वासन दिया गया था कि राज्य का दर्जा बहाल होगा, उसी को मद्देनजर रखते हुए मैनिफेस्टो तैयार किया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल हमारे सीनियर सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे विनोद कुमार, जो पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से जो वेतन है वो जारी कर दिया गया है, लेकिन अब सरकार को आगे का रोड मैप तैयार करने की जरूरत है। आम जनता को कैसे राहत मिली उस पर काम करने की जरूरत है। अब आपको कटरा लिए चलेंगे, जहां पर कटरा में भी ताराकोट रोपवे के विरोध में आंदोलन लगातार जारी है। माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के आह्वान पर आज भी आप देखिए बंद का असर देखा गया और इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों की रिहाई की मांग अब जोर पकड़ती चली जा रही है। माता वैष्णो देवी विधानसभा के विधायक बलदेव राज शर्मा द्वारा प्रशासन को दी गई मोहलत आज शाम खत्म होने जा रही है और आज शाम तक अगर गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा नहीं किया गया तो विधायक अपने साथियों के साथ भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। और ये ऐलान उन्होंने शनिवार शाम को ही खुद कर दिया था। कल आपने सुना कि किस तरह से बलदेव राज शर्मा ने एक बड़ी चेतावनी प्रशासन और सरकार को दी कि बहुत ही जल्द अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो वो खुद अनशन पर बैठ जाएंगे और आज शाम तक का समय दिया गया है। अब देखना ये बहुत अहम रहेगा कि शाम से पहले पहले क्या कोई यहाँ पर बड़ा आश्वासन आता है या नहीं, क्योंकि भारी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें बच्चे महिलाएं भी शामिल हैं और जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनके परिवार वाले भी लगातार आप देखिए धरने प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक उन्हें रिहा नहीं किया जाता, उनके परिवार वालों को रिहा नहीं किया जाता, तब तक वो धरने प्रदर्शन से उठने वाले नहीं हैं। तो फिलहाल कटरा से तस्वीरें आपके सामने, जहां पर श्रद्धालु यहां माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को परेशानी जरूर झेलनी पड़ रही है।
और ये भी बताते चले कि 2012 से ही इस प्रोजेक्ट पर चर्चा चल रही थी, मंथन चल रहा था। 2017 में भी इस पर कार्रवाई करने की कोशिश की गई और उसके बाद पूरी तरह से आप देखिए चर्चा करने के बाद एक रोड मैप तैयार करने के बाद यहां पर मुहर लगाई गई और उसके बाद ही यहां श्राइन बोर्ड की तरफ से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें साफ तौर पर बताया गया कि स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम यहां पर दिया गया है। लेकिन आम जनता आप देखिए आज भी धरने प्रदर्शन पर बैठी हुई है। वो कह रही है कि स्टेक होल्डर्स को और आम जनता को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है और इसके बाद लगातार यहां पर काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन अब विधायक भी इनके समर्थन में उतर आए हैं। आज शाम तक का अल्टीमेटम दिया गया है, चेतावनी जारी की गई है बलदेव राज शर्मा की तरफ से, जो वैष्णो देवी सीट से जीतकर सामने आए थे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से लोग अपने घरों से बाहर हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन इस पर लगातार चुप्पी साधे हुए है। स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करने की कोशिश हो रही है, लेकिन वहां से क्या कुछ आश्वासन आएगा, ये सारी बातें आम लोगों की तरफ से यहां बताई जा रही हैं। लेकिन इस बीच में सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर इतनी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर हैं तो फिर मिल बैठकर इस मुद्दे को सुलझाने की जरूरत है, क्योंकि रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर यह बात हो रही है, जहां पर साफ तौर पर यह भी बताया गया कि ये रोपवे प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए यहां पर लगाया जा रहा है ताकि उन्हें सहूलियत मिल सके, वो अपना सफर अच्छे से कर सके। लेकिन इस बीच में आम लोग ये विरोध जता रहे हैं कि इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं लगना चाहिए। पहले हेलीकॉप्टर सेवा भी इसी तरह से लगी थी, उनका भी यही कहना था कि उस समय भी यही बड़ी बातें सामने रखी गई थी। लेकिन उसके बाद यहाँ वीवीआईपी जो सर्विस है वो शुरू हो गई। कई तरह के आरोप हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो की तरफ रुख कर लेते हैं। सोहन कोहली हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोहन, ताजा अपडेट कीजिएगा, क्योंकि आज शाम का समय जो है वो दिया गया है बलदेव राज शर्मा की तरफ से, लेकिन अभी धरना स्थल पर क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल, मैं बता दूं कि जो लगातार स्ट्राइक का आज 5वां दिन है। 5वें दिन भी जो जंग यूथ है कटरा के, वो अनशन पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और दूसरी तरफ शालीमार गार्डन में भी जितना भी कटरा वासी हैं और जितने भी दुकानदार हैं, ये सोहन कोहली की आवाज को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए अगर आ रही है तो। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि घोड़ा पिट्ठू पालकी सब अपना रोजगार बंद करके यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं। और कल रात को जब बलदेव राज शर्मा, बीजेपी के बलदेव राज शर्मा जी जब उनके बीच में पहुंचते हैं तो उनको आश्वासन देते हैं कि मुझे 24 घंटे का मोहलत दी जाए। 24 घंटे के भीतर 24 घंटे के अंदर जो लोग, जो संघर्ष कमेटी के जो मेंबर हैं जिनको हिरासत में लिया है, उनको मैं छुड़वाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आज रात तक उनको नहीं छोड़ा तो बलदेव राज शर्मा जो कि यहाँ के एमएलए हैं, वो भी इनके साथ अनशन पे बैठने के लिए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं भी आज के बाद यहाँ पे उनके साथ अनशन पे भूख हड़ताल पे बैठूंगा। क्या लगता है सोहन की कोई आला अधिकारियों के साथ या प्रशासन के साथ अभी तक कोई वार्तालाप हो पाया है कि शाम से पहले पहले आश्वासन कोई आएगा? जी बिल्कुल, बलदेव राज शर्मा जी के उनका ये साफ तौर पे जितने भी पब्लिक है उसके सामने उन्होंने बयान दिया था कि मैं हाई अथॉरिटी से बात कर रहा हूँ, जो हो सकता है जल्द से जल्द आज शाम तक ये मसला हल हो जाए, ताकि श्रद्धालु जो हैं मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आ रहे हैं उनको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि नया साल है, नए साल के ऊपर काफी ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं और काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है, डिप्टी सीएम जो भी अभी थोड़ी देर में डिप्टी सीएम वो भी कटरा पहुंच रहे हैं, वो भी इन लोगों की समस्याएं जो इनसे बात करने के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं। हालांकि वो भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकले ताकि ये अनशन है वो भी खत्म हो जाए और जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं वो भी कहीं ना कहीं वहां पे अनशन खोल सके अपना। ग्राउंड जीरो पर आप हैं वहां पर सोहन जी, ये बताइए कि जो लोग धरने स्थल पर बैठे हुए हैं, क्या उनसे कोई बातचीत आपकी हो पाई है? क्योंकि 72 घंटे का अल्टीमेटम उन्होंने दिया था। जी बिल्कुल, उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि बाकी लोगों ने कोशिश की कि अनशन यहाँ पे अनशन खोल दो, वैसे भी हड़ताल चल रही है, हड़ताल जारी रहेगी, आप भूख हड़ताल से उठ जाओ। मगर जो नौजवान है, युवा है, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे यहीं पे, जब तक हमारे जो साथी हैं उनको रिहा ना किया गया और गंडोले का काम बंद नहीं किया गया, तब तक हम यहाँ पे अनशन पे ही बैठे रहेंगे। लेकिन सोहन, एक सवाल जरूर उठ रहा है कि 2012 से इस प्रोजेक्ट पर चर्चा चल रही थी, 2017 को दोबारा से रिव्यू भी किया गया, फिर 2022 में भी रिव्यू किया गया और 2023 में यहाँ पर आप देखिए किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इतना लंबा समय अगर बीच में चला गया तो इस दौरान बातचीत नहीं हो पाई है। क्या लगता है कि इतने लंबे समय के बाद जब काम शुरू हुआ तो आम जनता की तरफ से विरोध जाहिर कर दिया गया? आपको नहीं लगता है कि विरोध अगर होना चाहिए था तो पहले होना चाहिए था, कि उस पर सोच विचार होता?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये बातचीत तो बहुत देर पहले की चल रही थी, मगर जो श्राइन बोर्ड के आला अधिकारी हैं उनका साफ तौर पे ये कहना था कि जब भी काम लगेगा स्टेक होल्डर को विश्वास में लेके किया जाएगा और उसके साथ जितने भी कटरा के जो निवासी हैं उनको उनसे बात करने के बाद ही जो गंडोले का कार्य है वो शुरू होगा। मगर कहीं ना कहीं हमें जब कटरावासी को पता चलता है कि गंडोले का जो टेंडर है वो भी कहीं ना कहीं हो गया और इसका काम भी जोरों शोरों में लगना शुरू हो गया, मगर जब इनसे बात करने की कोशिश की तो ये आश्वासन भी दे रहे थे, मगर जब जो कार्य वहां पे जो गंडोले का कार्य वहां पे खुदाई वगैरह शुरू हो रही थी तो इन लोगों ने फिर भी बात करने की कोशिश की, उन लोगों से टाइम भी मांगा और उन्होंने टाइम भी दिया, मगर उनकी बात से ये खरा नहीं उतरे। मगर उसके बाद जो है ये स्टेप उठाना पड़ा इनको। डिप्टी सीएम कब तक पहुंच रहे हैं सोहन? डिप्टी सीएम कब तक पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, डिप्टी सीएम का यहाँ पे 1 से 1.5 बजे के करीब डिप्टी सीएम कटरा पहुंचते हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिलता है। ठीक है सोहन, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल संवाददाता की तरफ से ये बताया गया है कि करीब 1 या 1.5 बजे के बीच में डिप्टी सीएम कटरा पहुंच रहे हैं और उसके बाद आप लोगों के साथ बातचीत होगी, क्योंकि कल से ही लगातार आप देखिए किस तरह से ये धरना प्रदर्शन उग्र होता चला जा रहा था और अब यहाँ पर क्या प्रशासन की तरफ से अल्टीमेटम दिया जाता है, चेतावनी दी जाती है या आश्वासन दिया जाता है या फिर रिहाई की जाती है, ये देखने वाली बात है। आगे बढ़ जाते हैं। बर्फबारी के कारण 2 दिनों तक यहां बंद रहने वाला जम्मू श्रीनगर हाईवे यातायात के लिए फिलहाल खोल दिया गया है। हालांकि हाईवे पर फिलहाल हल्की वाहनों को ही जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू की ओर आवाजाही की इजाजत दी गई है। भारी मालवाहक और यात्री वाहनों को एहतियातन आवाजाही की इजाजत नहीं मिल पाई। हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू होने से रास्ते में फंसे हुए वाहन जहां अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गए, वहीं जम्मू और श्रीनगर से भी आगे बढ़ने की अनुमति मिलने पर लोगों ने राहत की सांस ली है। तस्वीरें साफ आपके सामने हैं, जहां पर आप देखिए 2 दिन से ये रास्ता पूरी तरह से बाधित था, लेकिन अब प्रशासन ने यहां मशक्कत करने के बाद इस रास्ते को खोल दिया है। मौसम ने भी इजाजत दी है और अब लोगों को राहत की सांस जरूर आई है, क्योंकि छोटी गाड़ियों को फिलहाल निकलने की इजाजत दी गई है। हैवी व्हीकल्स को यहां से जाने की इजाजत नहीं दी गई है, क्योंकि स्लिपरी है और काफी तरीके से स्नोफॉल हुआ है। लेकिन उस बीच में बर्फबारी जिस तरह से हो रही है उसी को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने कमर कस ली है और यहाँ पर स्नो कटिंग के लिए भी मशीनरी जो है वो तैयार करके रखी गई है। प्रशासन ने पूरी तरह से एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर अब आवाजाही को इजाजत मिल गई है, लोग अपने गंतव्य की ओर बढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल जब तक आप एडवाइजरी को फॉलो नहीं करते तब तक आप देखिए राहत नहीं मिल सकती है। क्योंकि अगर आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो एडवाइजरी को जरूर फॉलो कीजिए। कंट्रोल रूम में पहले कंफर्म कीजिए कि आगे के रास्ते की स्थिति क्या कुछ है, उसके बाद ही आगे बढ़ने का प्लान बनाइए। तो ये तस्वीरें आपको रामबन से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए दोनों तरफ से गाड़ियों को छोड़ दिया गया है। आवाजाही यहां पर खोल दी गई है, क्योंकि बर्फबारी के कारण रास्ते को बंद किया गया था, लेकिन रास्ते में आप देखिए किस तरह से मशीनरी को लगाया गया है। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आया। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी मुस्तैदी यहां पर बढ़ा दी गई है। और इतना ही नहीं, सबसे अहम बात यहां पर यह है कि अगर रात के समय में किसी को परेशानी आ रही है तो जो लोकल्स हैं और ट्रैफिक पुलिस है वो उनकी मदद के लिए 24 घंटे तैनात है। किशोर हमारे संवाददाता उधमपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर, ताजा अपडेट क्या कुछ है वहां पर? देखिए आशा, कल आपने साफ तौर पर देखा था कि लंबी लंबी कतारों में जो मुसाफिर घाटी की तरफ जाना चाहते थे उनको जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी, लेकिन शाम होते होते जो छोटी गाड़ियां थी उनको जो है वो कश्मीर की तरफ जो है वो जाने की अनुमति जरूर दी गई थी। लेकिन अब सुबह सुबह हमने ये देखा कि जो हैवी गाड़ियां हैं, जो बड़े ट्रक हैं, उन पे अभी भी जो है वो जखैनी चौक पे रोक लगा दी गई है, उनको आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन काफी ऐसे जो हमने देखे जो ट्रक चालक है उनका ये कहना है कि वहां पे हमें जो जखैनी चौक है वहां पे खड़ा किया जाता है, जहां पे किसी प्रकार की फैसिलिटी नहीं होती। हजारों की तादाद में हमने जो जखैनी चौक पे ट्रक देखा, लेकिन ये अच्छी खबर ये है कि जो छोटी गाड़ियां थी उनको जो है वो शाम होते होते जितनी भी जाम की स्थिति NH 44 पे बनी हुई थी उनको जो जरूर जो है वो अच्छी खबर उनके लिए ये है कि उनको जो है वो जाने की अनुमति आशा जरूर मिली है। ठीक है किशोर, अभी फिलहाल छोटी गाड़ियों को जाने की इजाजत दी गई है, लेकिन जो ट्रक है, लोड है, सामान है बीच में, उन्हें जाने की कब तक इजाजत मिलेगी?
बिल्कुल, देखिए आशा, इस तरह की कोई ट्रैफिक विभाग की तरफ से इस तरह की एडवाइजरी अभी तक जारी नहीं की गई है कि कब तक उनको छोड़ा जाएगा। लेकिन ऐसे काफ़ी ट्रक हमने देखे जिसमें खाने-पीने वाली वस्तुएँ, फल और सब्जियाँ हैं। वो ये जो चालक हैं, वो ये चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द जो है जुहैनी चौक से छोड़ा जाए, क्योंकि जो सब्जियाँ हैं, जो हमने जो भेड़-बकरियों वाली भी गाड़ियाँ ऐसी देखी कि उनका ये कहना है कि जिस जगह पे हमें जुहैनी चौक पे खड़ा किया है, अगर हमें बटरवालियाँ के मुकाम पे खड़ा किया होता तो हमें शौचालय की भी इनको लोगों को जो है वो फैसिलिटी यहाँ पे प्रॉपर ढंग से नहीं मिल रही है। लेकिन अब ट्रैफिक विभाग की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की जाएगी, उसके बाद ही ये पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा कि जो बड़ी गाड़ियां हैं उनको जो है वो आगे जाने की अनुमति ट्रैफिक कब पुलिस तक के दी किसी जाती आला है। अधिकारी जी। से आपने बातचीत करने की कोशिश की कि इन लोगों को कब तक राहत दी जाएगी, कब तक रास्ते को बहाल कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा इन गाड़ियों को? देखिए, किशोर? बिल्कुल हमने ये देखा कि रामबन के स्केच के अंदर जो है वो काफी जो छोटी गाड़ियां हैं अभी भी फंसी हैं, और जो कश्मीर से जम्मू की तरफ आने चाहती हैं, बीच में बड़ी या छोटी गाड़ियां अभी भी उस इलाके के अंदर हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि अभी स्लो जो गाड़ियों को, जो छोटी गाड़ियां हैं उनको जो है वो चलाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से आज संडे है, तो आज के दिन जो है वो ठीक है हो सकता है कि वो किशोर, शाम बने रहिए आप हमारे साथ। लेकिन हमारे साथ फोन लाइन पर आरिफ भी जुड़ गए हैं, बनिहाल से हैं। रामबन की स्थिति वो बता रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं वहां पर। आरिफ, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? क्योंकि जो तस्वीरें आपकी तरफ से भेजी गई हैं वो दिखा रही है कि रास्ता क्लियर हुआ है। अपडेट क्या कुछ है? जहां कल दिन की जो है थोड़ी सी परेशानी रही, तो आज सुबह सुबह जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे छोटी गाड़ियों को पहले जो जो स्ट्रैंडेड व्हीकल थी उनको निकाला गया। उसके बाद तकरीबन 8-9 बजे के बाद जो है दोनों तरफ से लाइट मोटर व्हीकल्स को हाईवे पे चलने की इजाजत दे दी गई। जहां रामबन के इलाके में चिनानी स्ट्रेच में कुछ छोटी गाड़ियां थी तो उनको वादी की ओर जाने की इजाजत दे दी गई। अगर इस वक्त की बात करें, मौसम काफी अच्छा है, धूप खिली हुई है, लेकिन थोड़ा सुबह सुबह जो नवयुगा टनल या काजीगुंड साइड में जो फ्रीजिंग का जो माहौल रहा इस हाईवे को लेकर, तो उसको चलते जो है ये एहतियाती तौर पे जो है कल पूरी रात जो है हाईवे को बंद कर दिया गया था। तो लेकिन सुबह सुबह जो है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से जम्मू से बनिहाल की बात करें तो जवाहर टनल के आसपास के इलाके की तरफ क्या कुछ अपडेट है आपके पास? वहां पर बर्फबारी हुई है, उसे बर्फ को हटाने के लिए किस तरह से मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है? लोगों को राहत किस तरह से पहुंचाई जा रही है वहां पर? जी अच्छा, जिस तरह से राहत की अगर हम बात करें तो मैन मशीनरी को जो है बर्फबारी के समय भी जो है वो रखा गया था, मतलब ऑन डोज रखा गया था। लेकिन अगर हम बात करें जवाहर टनल के ऊपरी इलाकों की, तो उसमें बर्फ का मार्जिन जो है एज कम्पेयर टू बनिहाल का जो टाउन एरिया है कम है, पहले ज्यादा है जो जवाहर टनल की ऊपरी एरिया है। या उस साइड में काजीगुंड सेक्टर में भी जो है इस एरिया में चूंकि हाई आल्टीट्यूड पे ही एरिया है, तो उसमें बर्फबारी का मार्जिन ज्यादा देखने को मिला, जिसकी वजह से जो है उसके अक्रॉस जो है नवयुगा टनल के अक्रॉस जो है फ्रीजिंग का थोड़ा सा मामला रहा कल से और आज सुबह सुबह भी 6 बजे तक। तो इस वक्त अगर बात करें लोगों को राहत दिलाने के लिए क्या कुछ काम प्रशासन की तरफ से उधमपुर के अंदर किया गया? डीसी से कोई बातचीत हो पाई कि वहां पर जो स्टैंडर्ड व्हीकल हैं उनके लिए यहाँ प्रशासन को कदम उठाने की जरूरत है? किशोर, आवाज नहीं आ पा रही है। रोका जाता है, लेकिन हमने ये देखा कि कल जो शहर के अंदर जो NH-44 की मैं बात करूं तो जाम की स्थिति जो थी वो काफी बनी हुई थी। लेकिन कल जो एसएसपी उधमपुर है वो खुद बाहर निकलते हैं, पूरी जो पुलिस प्रशासन है वो बाहर निकलता है। उसके बाद जो जितने भी जाम की स्थिति इन इलाकों के अंदर बनी हुई थी तो उस जाम की जो लोग थे उनको जो है खुलवाया जाता है। लेकिन आज हमने सुबह सुबह ये जरूर देखा कि जो छोटी गाड़ी जो कश्मीर की तरफ जो टूरिस्ट बाहरी राज्यों से जाना चाहता था और रात के समय ही जो गाड़ियों को जो था वो निकाल दिया गया था। लेकिन अभी हमने ये देखा, देखिए जो ट्रक चालक है उनका हर बार उनकी तरफ से ये सवालिया निशान उठाए जाते हैं कि वहां पे हमें रोका जाता है जहां पे साथ में लोगों के घर होते हैं, ना ही वहां पे शौचालय होते हैं। लेकिन इस तरह की दिक्कत जो है वो आए दिन जो है वो चालक है उनको आती है। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जुड़ने के लिए। तो जिला प्रशासन की तरफ से कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि जो मालवाहक वाहन है उन्हें भी आगे गंतव्य की ओर बढ़ाने की जरूरत है, और अगर नहीं बढ़ाया जाता तो उनके लिए अरेंजमेंट करने की जरूरत है। आगे बढ़ जाते हैं। बर्फबारी से बनी भद्रवाह मार्ग पर भी यातायात ठप हो गया है। बनी और मल्हार के कई इलाकों में 2 फीट तक बर्फबारी दर्ज की जा चुकी है। जिले के पहाड़ी इलाकों में इस बार बर्फबारी की संभावना नहीं थी, लेकिन मौसम की करवट बदलने के बाद से ही
बनी भद्रवा सड़क मार्ग सहित कई अन्य रास्ते भी बंद हो चुके हैं। हालांकि बनी के यहां डग्गर, लोआंग और उनके साथ ही अन्य लिंक मार्गों पर यातायात बहाल है। तहसीलदार बनी की ओर से लोगों को आवाजाही के दौरान एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। तो साफ तस्वीरें आपके सामने कठुआ की बनी बसोली की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खूबसूरती का नजारा तो देखने को मिला, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियां जरूर झेलनी पड़ रही है। तहसीलदार बनी की तरफ से लोगों को एहतियात बरतने के लिए अपील की गई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, इस पर जानकारी लेना जरूरी है। रंजीव मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीव, क्या कुछ परेशानियां लोगों को वहां पर झेलनी पड़ रही है? क्योंकि खूबसूरती का नजारा तो देखने को मिल रहा है, लेकिन लोगों के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं प्रशासन की तरफ से? क्या चल रहा है, साथ में ताजा अपडेट क्या है? देखिए आशा, पहाड़ी इलाकों की बात करूं कठुआ जिले के, तो बनी का जो पूरा साउथ डिवीजन है और साथ में बिलावर का जो ऊपरी इलाका है, वहां पर बर्फबारी, ताजा बर्फबारी पिछले 2-3 दिन से लगातार जारी है, और जिसके चलते लोग एक बार पूरा इलाका सफेद चादर में लिपट चुका है। लेकिन उसके साथ साथ लोगों की परेशानियां भी बढ़ चुकी है, क्योंकि बिजली का निजाम जो है इन दिनों में काफी दुरुस्त नहीं रहता है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियां उठाने पड़ती हैं। हालांकि विभागीय अधिकारियों से जब हमारी बात होती है तो उनका कहना है कि हम बिजली को रिस्टोर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और लेकिन ज्यादातर इलाकों में बिजली गुल ही रहती है इन दिनों में। साफ तौर पर बात करें तो जो दूरदराज के रास्ते हैं, सड़क मार्ग हैं, वो भी बंद हो जाते हैं। बनी भद्रवा मार्ग की बात करूं, छत्रगला के पास 2 से 3 फुट की बर्फ गिरने से, वहां बर्फबारी होने से वो रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। सर्कल की बात करो, काफी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो कठुआ जिले की, वहां पर सैलानियों का भी जमावड़ा अब लग चुका है जो बर्फ देखने के लिए जाते हैं। लेकिन रास्ते में काफी दिखते हैं, काफी फिसलन है, गाड़ियों की आवाजाही के लिए काफी मुश्किल है। तो इसके चलते प्रशासन ने काफी एहतियात बरती है और लगातार एडवाइजरियां जारी की जा रही है। तहसीलदार बनी ने भी लोगों को सलाह दी है कि सड़क मार्ग जो बंद है उस पर तुम जाना बेकार है। रंजीव, ये तो सड़क मार्ग को लेकर अपडेट हो गई कि एहतियात बरत लीजिए, घर से बाहर मत निकलिए और आप पहले एडवाइजरी को फॉलो कीजिए, लेकिन लोगों की खाने पीने को लेकर, बिजली पानी को लेकर क्या कुछ अपडेट है वहां पर? क्योंकि सरकार की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से भी दावा पेश किया गया था कि बर्फबारी के दौरान कश्मीर और जम्मू संभाग दोनों के अंदर यहाँ लोगों को सहूलियतें दी जाएंगी। ग्राउंड जीरो की क्या सिचुएशन है इस वक्त? हाँ, ग्राउंड जीरो की बात करूं तो लोगों को 2-2 महीने का राशन पहले ही दे दिया गया था, और राशन जो है उनके इलाकों में दे दिया गया है अभी अगले 3 महीने का। क्योंकि जो खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी हैं उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर बर्फबारी होती है वहां पर गोरे फसलों की मदद से जो राशन है ऊपरी इलाकों में हर साल की तरह पहुंचाया जा चुका है। लेकिन बिजली निजाम की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हैं, क्योंकि बिजली बहाल नहीं हो पाती इन दिनों में, काफी मुश्किल होता है रास्ते जहाँ पर बिजली बहाल करना। और उसके साथ साथ गैस की पूर्ति के लिए भी जो खाद्य आपूर्ति विभाग के लोग हैं उन्होंने कहा कि एलपीजी गैस भी इस इलाके में मुहैया करवा दी गई है। लोगों को काफी सुविधाएं देने के लिए प्रशासन बड़ी कोशिशें कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। और लोगों के जो किसान है वो इस बर्फबारी को नेमत समझ रहे हैं, और उनका कहना है कि बर्फबारी अगर अच्छी हुई है तो उनकी आगे आने वाली फसलें भी जो है वो अच्छी होंगी। ठीक है रंजीव, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस वक्त ताजा अपडेट रंजीव मेहता कर रहे थे कि कठुआ के अंदर बनी बसोली की तरफ आप देखिए जो बर्फबारी हुई है वहां पर एहतियात के तौर पर काम करने की कोशिश की गई, और साथ ही साथ रसद का सामान जो है वो लोगों तक पहुंचाया गया है। लेकिन फिर भी एहतियात बरतने की जरूरत है, और ये पूरे जम्मू कश्मीर के लिए है कि अगर आपको अपने घरों से बाहर निकलना है तो सबसे पहले एडवाइजरी को फॉलो कीजिए, पता कीजिए कि आगे रास्ते की क्लियरेंस किस तरह से है, फिर उसके बाद ही आगे का प्लान तैयार कीजिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।